हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 2 को स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग जाने कि एटम स्फेरिकल होती है, गोलाकार होती है, बट बहुत सूक्ष्म होती है। आज हम लोग जानेंगे कि एटम के अंदर 2 पार्ट्स होती है, यानी एटम के अंदर 2 भाग होती है। एटम का जो सेंटर वाला भाग, मध्य वाला, सेंटर में एक बिंदु के आकार का, जो कहलाता है बच्चों न्यूक्लियस। एटम का जो सेंटर होता है, मध्य होता है, केंद्र होता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? न्यूक्लियस। ठीक। और न्यूक्लियस के अराउंड ये क्या है बच्चों? एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस मींस बच्चों खाली जगह। एटम के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड जो ये खाली जगह है बच्चों, वो क्या कहलाता है? ऑर्बिट। न्यूक्लियस के अराउंड जो भी खाली जगह, एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी मींस खाली, स्पेस मींस जगह, खाली जगह। तो न्यूक्लियस के अराउंड जो ये एम्प्टी स्पेस है बच्चों, इसी एम्प्टी स्पेस को कहते हैं हम लोग ऑर्बिट या सेल, जिसकी हिंदी होती है कक्षा। न्यूक्लियस मींस नाभिक, और ये एम्प्टी स्पेस जो है चारों ओर, वो कहलाता है बच्चों कक्षा अर्थात ऑर्बिट। क्लियर? अब क्या सपोज करो कि कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड चक्कर लगा रहा है। इस खाली जगह में इलेक्ट्रॉन यहां क्या कर रहा है बच्चों? चक्कर लगा रहा है। तो जहां ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यही इस इलेक्ट्रॉन का हो गया बच्चों ऑर्बिट। फिर कोई इलेक्ट्रॉन इस एम्प्टी स्पेस में यहां चक्कर लगा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये ऑर्बिट हो गया। फिर कोई इलेक्ट्रॉन इस एम्प्टी स्पेस में खाली जगह में यहां चक्कर लगा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये ऑर्बिट हो गया। तो एम्प्टी स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन जहां पर चक्कर लगाएगा न्यूक्लियस के अराउंड, उस इलेक्ट्रॉन के लिए वही क्या हो जाएगा बच्चों? ऑर्बिट, कक्षा। तो एटम में 2 पार्ट्स हुआ। एक भाग कहलाया क्या बच्चों? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हो गया पार्ट, भाग, और दूसरा भाग हो गया बच्चों ऑर्बिट्स। एटम हैज 2 पार्ट्स, one न्यूक्लियस एंड अनदर ऑर्बिट। तो नाभिक और कक्षा, 2 भागों में एटम बटा होता है। तो एटम को मैंने 2 भाग में बांट दी, न्यूक्लियस और ऑर्बिट। ऑर्बिट को ही हम लोग बच्चों सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस की हिंदी नाभिक होती है, ऑर्बिट या सेल की हिंदी कक्षा होती है। तो एटम में 2 पार्ट्स हुआ, न्यूक्लियस और ऑर्बिट। न्यूक्लियस में कौन कौन पार्टिकल रहता है? आपको पता है कि एटम 3 पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो इन 3 पार्टिकल्स में से न्यूक्लियस का निर्माण करता है कौन? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ऑर्बिट में चक्कर कौन लगाता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में उस न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्लेस हो गया ऑर्बिट, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का प्लेस यानी स्थान हो गया न्यूक्लियस। इसका अर्थ हुआ बच्चों कि न्यूक्लियस
बना होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से। क्लियर हो गया? अब है जैसे मेरा नाम है बच्चों पीके झा। गुड्डू सर से ज्यादा प्रचलित है, बट मेरा रजिस्टर्ड नेम है पीके झा। और हम दो भाई हैं, मेरा नाम पीके झा और मेरा भाई का नाम है बच्चों एनके झा। पीके झा और एनके झा मीन्स प्रोटॉन कुमार झा और न्यूट्रॉन कुमार झा। पीके झा, एनके झा, प्रोटॉन कुमार झा, न्यूट्रॉन कुमार झा। इसका मतलब हम दो भाई मिलकर निर्माण किए किसका? न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस का निर्माण करता कौन हुआ? मैं और मेरा भाई पीके झा और एनके झा। पीके झा में पी आया देखो प्रोटॉन, एनके झा में एन आया देखो क्या है? न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही निर्माण करता है किसका? न्यूक्लियस का। और इलेक्ट्रॉन तो मेरा भाई नहीं ना है, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ना रहकर कहां रहता बच्चों? ऑर्बिट में रहता है, कक्षा में रहता है। तो न्यूक्लियस का निर्माण करता हुआ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ऑर्बिट में चक्कर लगाता है कौन बच्चों? इलेक्ट्रॉन। क्लियर? न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नाभिक बना होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से। चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, अगर हमें न्यूक्लियस के चार्ज को जानना हो तो न्यूक्लियस में जो जो पार्टिकल है उनके चार्ज को हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो न्यूक्लियस का चार्ज मिल जाएगा। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस न्यूट्रॉन का चार्ज इक्वल टू न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, एनयू मतलब न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस का चार्ज किस पर डिपेंड करेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। तो चार्ज ऑफ द प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑफ द न्यूट्रॉन। और आपको पता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होती, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होगा। तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस न्यूट्रॉन का चार्ज 0, प्लस में 0 ऐड करो बराबर क्या आएगा बच्चों? प्लस। इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस न्यूट्रॉन का चार्ज को ऐड कर लेंगे। आपको पता है प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन का चार्ज 0, तो प्लस में 0 ऐड करेंगे इक्वल टू क्या देगा? प्लस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है। 10 मीन्स इस प्रकार न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया? तो मैं मिटा दूं। ये देखो एटम के सेंटर पर प्लस चार्ज है, यही प्लस चार्ज हुआ आपका बच्चों न्यूक्लियस, जिसमें रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन। और जहां ये चक्कर लगा रहा है वो इस इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया बच्चों? ऑर्बिट हो गया, कक्षा हो गया। ये उसका हो गया बच्चों ऑर्बिट। हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा है, किस वेग से? v वेग से। v मीन्स वेलोसिटी, तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तीव्र गति से।
जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतनी फास्ट मूव करती है इलेक्ट्रॉन। लगातार इलेक्ट्रॉन घूम रहा है पूरा स्पीड से। इलेक्ट्रॉन कभी रुकता नहीं है। इलेक्ट्रॉन ना तो थकता है, इलेक्ट्रॉन ना तो रुकता है। इलेक्ट्रॉन जब तक ब्रह्मांड है तब तक इलेक्ट्रॉन हर एटम के अंदर तीव्र गति से घूमता रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अपना बीच में न्यूक्लियस में रेस्ट में रहता है, स्थिर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्थिर, और उसका हमेशा चक्कर लगाता रहता है कौन? इलेक्ट्रॉन। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रुकेगा नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन रुक जाए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन रुकेगा न्यूक्लियस उसको खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन जंप मार देगा किस पर? न्यूक्लियस पर। और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? चिपक जाएगा। तो उसी समय एटम नष्ट हो जाएगा। और अगर एटम नष्ट होगा तो मैटर भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैटर तो एटम से बना होता है। अगर एटम नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, तो पदार्थ भी नष्ट हो जाएगा। और अगर पदार्थ नष्ट हो जाएगा तो ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन रुकता नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर लगा रहता है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन रुका तो नाभिक उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा किस पर? न्यूक्लियस पर। और इलेक्ट्रॉन नाभिक में धंस जाएगा, चिपक जाएगा। जैसे कि बंदूक की गोली लकड़ी में गस जाता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्या होगा? चिपक जाएगा। और उसी समय एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जबकि एटम नष्ट नहीं होती है, एटम अमर है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन देखो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है न्यूक्लियस के राउंड। यहां तक पूरी क्लियरली समझ गए। अब एक अनदर वर्ड है न्यूक्लियस नंबर। न्यूक्लियस नहीं है, जरा ध्यान से देखिए। न्यूक्लियस नंबर ये क्या है भाई? न्यूक्लियस नंबर क्या है? देखो न्यूक्लियस वर्ड कहां से आया होगा? न्यूक्लियस से ही ना। तो न्यूक्लियस में जो जो पार्टिकल है उन पार्टिकल के नंबर को जोड़ देंगे तो वही नंबर कहलाएगा बच्चों न्यूक्लियस नंबर। यह आपके एक नया शब्द है न्यूक्लियस। आपने न्यूक्लियस सुना था, न्यूक्लियस नहीं सुना था। यह है न्यूक्लियस नंबर। तो न्यूक्लियस वर्ड आया न्यूक्लियस से। आप समझ जाएंगे, अच्छा न्यूक्लियस नंबर मीन्स क्या होना चाहिए? इसका अर्थ होना चाहिए कि न्यूक्लियस में जो जो पार्टिकल है उस पार्टिकल के नंबर को हम अगर जोड़ देंगे तो वही कहलाएगा बच्चों न्यूक्लियस नंबर। कितना आसान है। और आपको पता है न्यूक्लियस में कौन कौन सा पार्टिकल होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर कहलाता है बच्चों न्यूक्लियस नंबर। What is nucleus number? Total number of protons. Total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called nucleus number. एक एटम के नाभिक में कुल जितना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है वही उस एटम का न्यूक्लियस नंबर कहलाता है। अर्थात नंबर NO डॉट है, डॉट मतलब नंबर हो गए। नंबर ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आसान है। न्यूक्लियस नंबर क्या है? सिंपल है। न्यूक्लियस से आया। न्यूक्लियस में
जो पार्टिकल्स रहता है उनके नंबर को जोड़ेंगे तो आएगा न्यूक्लियॉन्स नंबर। और आपको पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन, पी के झा और एन के झा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन्स का नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स का नंबर इक्वल टू न्यूक्लियॉन्स नंबर। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए सपोज किसी एटम में अगर प्रोटॉन 11 हो और न्यूट्रॉन 12 हो, तो बताओ, मैंने आपको प्रोटॉन का नंबर दे दिया, न्यूट्रॉन का भी नंबर दे दिया, तो बताओ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना होगा? पहले आप बोलो आंसर, तब मैं यहां लिखूंगा। चलो, प्रोटॉन का नंबर 11 है, न्यूट्रॉन का नंबर 12 है, तो बोलो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना होगा? यस, आंसर सही है। कितना होगा? 23। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ जाएगा। तो प्रोटॉन कितना है? 11 प्लस 12 इक्वल टू 23। फुली क्लियर? अगर आपको प्रोटॉन का नंबर दे दिया जाए या प्रोटॉन का नंबर मालूम है और न्यूट्रॉन का भी नंबर मालूम है तो दोनों को ऐड कर देंगे, वही कहलाएगा बच्चों नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्लियर हो गया? मैं बता दूं, NO के बाद अगर आप यहाँ डॉट लगा देंगे तो ये क्या पढ़ा जाएगा बच्चों? नंबर। अगर डॉट नहीं रहेगा तो वो नो हो गया, नो मीन्स नहीं, लेकिन अगर डॉट यहाँ लगा दें तो नंबर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू 11 प्लस 12 इक्वल टू 23। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते। चलिए, हो गया? क्लियर है? अब बताओ अनदर क्वेश्चन, अगर प्रोटॉन 1 हो और न्यूट्रॉन 0 हो, एक एटम होती है दुनिया में जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होती, कौन? हाइड्रोजन। उसमें न्यूट्रॉन नहीं होती, उसके न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन होती है। सपोज करो कोई एटम है, चलिए हाइड्रोजन का ही वैसे एग्जांपल है, इसमें प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 0 है, तो बोलो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना होगा? जल्दी से फास्ट आंसर दो। कितना हो जाएगा बच्चों? 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। अगर किसी एटम में प्रोटॉन 20 है और न्यूट्रॉन भी 20 है तो बोलो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, फटाफट बोलो। 20 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 न्यूक्लियॉन्स होगा। अगर किसी एटम में प्रोटॉन है 26 और न्यूट्रॉन है 30, फटाफट बोलो न्यूक्लियॉन्स नंबर कितना हो जाएगा? 26 प्लस 30 इक्वल टू 56 हो जाएगा। चलिए, यहां तक समझ गए क्लियरली? अब क्या है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक पार्टिकल से जुड़ा रहता है। जैसे 2 फिंगर है, मान लीजिए प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन है मेरा, क्या अब ये 2 फिंगर जुड़ा हुआ है? नहीं ना, ये तो अलग है, देख रहे हो? अब बताओ, क्या अब ये 2 फिंगर जुड़ा हुआ है? हाँ, लेकिन 2 फिंगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, किसी की मदद से जुड़ी हुई है। बताओ ये 2 फिंगर किसकी मदद से जुड़ी हुई है? इस पेन की मदद से, इस मार्कर की मदद से। तो इन 2 फिंगर को जोड़ने वाला यहां कौन हुआ? मार्कर। तो जिस तरह यहां मार्कर काम कर रहा है बच्चों, उसी तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने वाला एक पार्टिकल काम करता है, जिसका नाम है मेसन पार्टिकल। क्या नाम बच्चों? मेसन पार्टिकल। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ कर रखता है कौन? मेसन पार्टिकल। कोई पूछ दिया न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
को जोड़ने वाला पार्टिकल अर्थात कण का नाम क्या है? तो मेसन पार्टिकल। जैसे हम मार्कर ये दो फिंगर को जोड़ के रखा है, उसी तरह मेसन पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करता है बच्चों? जोड़ के रखता है। तो मेसन पार्टिकल कहां होगा? न्यूक्लियस में, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होता है, तो मेसन पार्टिकल भी कहां होगा? न्यूक्लियस में। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हेल्ड टुगेदर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम बाय मेसन पार्टिकल। एक एटम के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हेल्ड मीन जुड़ना, टुगेदर मतलब एक साथ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से जुड़ा रहता है। किसकी मदद से? मेसन पार्टिकल की मदद से। और जुड़ने के लिए तो वहां कोई आकर्षण बल चाहिए, और जिस आकर्षण बल से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मेसन पार्टिकल द्वारा जुड़ा रहता है, उस आकर्षण बल का नाम है बच्चों न्यूक्लियर फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, जिसको आवेश यानी चार्ज से कोई मतलब नहीं। अब न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होती, प्रोटॉन पर चार्ज होती है। एक पार्टिकल चार्ज वाला, एक पार्टिकल बिना चार्ज वाला, लेकिन फिर भी वो जुड़ जाता है, क्योंकि वहां जो अट्रैक्शन फोर्स बल काम करता है, आकर्षण बल, वो है बच्चों न्यूक्लियर फोर्स। इसको चार्ज से कोई मतलब नहीं, चार्ज रहे या ना रहे तो भी ये बल वहां आसानी से लगता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस पार्टिकल से जुड़ा रहा था, उस पार्टिकल का नाम हुआ मेसन पार्टिकल, और जिस बल से जुड़ा रहा था, जिस फोर्स से जुड़ा रहा था, उसका नाम है बच्चों न्यूक्लियर फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। उसी न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़ा है। ये सब फोर्स है, एक पर चार्ज नहीं है, एक पर चार्ज है, फिर भी वो उसको जोड़ देता है, बिकॉज ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है। मतलब यह फोर्स चार्ज से स्वतंत्र होता है, चार्ज रहे या ना रहे तो भी ये फोर्स वहां पर आसानी से एग्जिस्ट करता है, आसानी से वहां लगता है। क्लियर? अब मेसन पार्टिकल को दो तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। पाई, ये सिंबल किसका बच्चों? पाई, पाई मेसन और म्यू मेसन। ये देखो सिंबल ऐसा ऐसा, ये संकेत है बच्चों म्यू का। तो मेसन पार्टिकल दो तरह का होता है, पाई मेसन, म्यू मेसन। पाई मेसन, म्यू मेसन। और मेसन पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। उसी तरह नीचे में पॉजिटिव मेसन, नेगेटिव मेसन, न्यूट्रल मेसन, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो। उसी तरह म्यू प्लस, म्यू माइनस, म्यू जीरो। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने वाला पार्टिकल का नाम बोलो मेसन पार्टिकल। और किस फोर्स से प्रोटॉन न्यूट्रॉन जुड़ा रहता है? न्यूक्लियर फोर्स से। कहां? तो एटम के न्यूक्लियस में, नाभिक में। चलिए, क्लियर हो गया। अब सवाल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीन में कौन कहां रहता है? ये बात आप समझ गए। अब ये समझना है कि इन तीनों में कौन हल्की पार्टिकल होती है, कौन भारी पार्टिकल होता है। आज जान लो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे हल्की कण होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन, वेटलेस। ये समझो कि इलेक्ट्रॉन में मास होती ही नहीं है, समझो इतना हल्की होती है। तो इलेक्ट्रॉन में मास होती है लेकिन बहुत कम। इलेक्ट्रॉन में भी मास है लेकिन बहुत कम, इतना कम कि इलेक्ट्रॉन का लगभग मास हम लोग मानते हैं बच्चों जीरो।
इतना कम मास होता है कि अप्रोक्सीमेटली हम लोग उसको 0 मान लेते हैं। ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन में मास नहीं है, उसमें नगण्य द्रव्यमान है। तो सबसे हल्की पार्टिकल हुआ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की तुलना में कंपैरिजन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है बच्चों भारी कण। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हुआ हैवियर पार्टिकल। हैवियर मीन्स भारी, मैसी मीन्स भारी, हैवियर या मैसी मीन्स भारी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी जो नाभिक में रहता है कण वो होता है भारी, और जो चक्कर लगाता है वो होता है हल्की कण। इसलिए तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। एक बात बताओ, आप एक ट्री का पत्ता तोड़ लो और उससे कटकी उसमें कटकी डाल दो, घिरनी बन गया, और जैसे हवा आती है तो देखते हो घूमता है। और एक लोहा का घिरनी बना दो, लोहा का, आयरन का घिरनी। आपने एक पत्ता का घिरनी बनाया और एक लोहा का घिरनी बनाया, तो बताओ तो कौन मूव करेगा? पत्ता का ना। क्यों? क्योंकि वो हल्की है। तो मूव कौन करेगा? जो हल्की कण, लाइटर पार्टिकल है। इसलिए तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना। कोई पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अर्थात न्यूक्लियस का चक्कर क्यों लगाता है? कोई पूछ दिया आपसे, यही बोलना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन हल्की कण होती है। जो हल्की होगी वही ना चक्कर लगाएगा, वही ना मूव करेगा, वही ना घूमेगा। तो हल्की कण होने के कारण ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में क्या करता है बच्चों? रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है। और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तुलना में क्या होता है बच्चों? भारी कण। भारी है तो मूव नहीं कर पाएगा, इसलिए वह न्यूक्लियस में क्या रहता है बच्चों? स्थिर। एटम के केंद्र में क्या रहता है? स्थिर रहता है। जैसे सन भारी है तो वो देखो स्थिर रहता है बीच में। ग्रह सब उसके कंपैरिजन में क्या होता है बच्चों? हल्की होती है। प्लैनेट हल्की होती है तो ग्रह उसका क्या करता है बच्चों? चक्कर लगाता है। तो जिस तरह सन भारी है उसी तरह यहां न्यूक्लियस भारी है। जिस तरह सन के कंपैरिजन में प्लैनेट यानी ग्रह हल्की होती है, उसी तरह यहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन हल्की होती है। तो इलेक्ट्रॉन उसका क्या करता है बच्चों? चक्कर लगाता है। अब आज जाना कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों चक्कर लगाता है? क्योंकि वह बहुत ही यानी सबसे हल्की पार्टिकल होती है, लाइटर पार्टिकल होती है। इलेक्ट्रॉन इज वेरी लाइटर। लाइटर का मतलब हल्की। इलेक्ट्रॉन इज वेरी लाइटर पार्टिकल इन कंपैरिजन टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। कंपैरिजन मींस तुलना, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्की कण होती है। सबसे हल्की कण का नाम बोलो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे हल्की कण कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। या इसी को उल्टा भी बोल सकते हो कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर हैवियर मैसिव पार्टिकल इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसा कण है बच्चों? भारी कण है। तो जो न्यूक्लियस का निर्माण करता है वो भारी, पी के जहां एन के जहां भारी कण है। हम दोनों भाई भारी जो स्थिर रहते हैं कहां? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं और हमारा चक्कर लगाता है कौन? इलेक्ट्रॉन, जो बहुत ही हल्की होती है। इसलिए मैंने लिखा, ये साइन जानता होगा तुम लोग, जिधर फैला होगा ये बड़ा हुआ, जिधर सिकुड़ा रहता हुआ छोटा हुआ। ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ? Me, M मीन्स मास, E मीन्स इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत बहुत बहुत, इधर सिकुड़ा हुआ, बहुत बहुत कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से। यानी इसका मास बहुत बहुत कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से। या ऐसे बोल सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन
इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इन दोनों का मास इसकी मास से काफी ज्यादा होती है। बड़ा या ज्यादा एक ही बात हो, क्लियर। इसलिए इसका मतलब एटम में जो ये तीन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो मेन द्रव्यमान वाला कण तो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हुआ। ये दोनों हैवियर पार्टिकल कहां रहता है? न्यूक्लियस में। इसका मतलब एटम का समुचित मास, समुचित द्रव्यमान कहां होता है बच्चों? न्यूक्लियस में। ऑर्बिट में तो नहीं के बराबर मास होगा, क्योंकि ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन होता है जिसका मास बहुत ही कम होता है। हम लोग उसके मास को नगण्य मान के चलते हैं। इसका मतलब कि एटम का सारा मास केंद्रित रहता है कहां? केंद्र में, यानी न्यूक्लियस में। होल ऑफ इट्स मास कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। एटम का सारा मास कहां रहता है बच्चों? न्यूक्लियस में। अब पता चला क्यों कि किसी भी एटम का सारा मास एक बिंदु पर टिका रहता है, कहां पर? न्यूक्लियस में। तो कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, वही मेन भारी कण हुआ। तो जहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा वहीं उस एटम का सारा मास मौजूद रहेगा। तो एटम का समुचित मास केंद्रित रहता है कहां? केंद्र में, अर्थात न्यूक्लियस में। मोर देन, देखो कितना है, मोर देन 99.94% ऑफ एन एटॉमिक मास इज इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब इससे भी ज्यादा 99.94 तो लगभग 100 के बराबर हो गया। इसका मतलब लगभग सारा का सारा मास कहां रहता है? एटम के न्यूक्लियस में। बोलो, ये सारी बातें समझ में आई? फुली क्लियर? कौन हल्की पार्टिकल, कौन भारी पार्टिकल, ये बात समझ में आ गई। भारी पार्टिकल कहां रहता है, हल्की कहां रहता है, सब बात समझ में आ गई। इसलिए एटम का सारा मास न्यूक्लियस में रहता है, क्योंकि जो हैवियर पार्टिकल है, मेसिक पार्टिकल, वो कहां? न्यूक्लियस में। इसलिए एटम का समुचित मास बच्चों केंद्रित रहता है कहां? केंद्र में, मीन्स न्यूक्लियस में। क्लियर? चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। अब एक बार हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलिए चलो फटाफट बताओ, एटम के अंदर कितना पार्ट से कितना भाग है? दो। कौन कौन? न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट। बोलो, न्यूक्लियस में कौन कौन पार्टिकल रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑर्बिट में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही क्यों चक्कर लगाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्की पार्टिकल होती है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाइटर पार्टिकल होता है या हैवियर? हैवियर। ये दोनों कहां रहता है? न्यूक्लियस में। तो बोलो, न्यूक्लियस किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो? तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस, न्यूट्रॉन का चार्ज 0, प्लस प्लस 0 इक्वल टू प्लस। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। न्यूक्लियस नंबर क्या है? सर, न्यूक्लियस में जो पार्टिकल है उस पार्टिकल के नंबर को ऐड करेंगे तो न्यूक्लियस नंबर आ जाएगा। तो न्यूक्लियस में कौन कौन पार्टिकल है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका मतलब प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर इक्वल टू न्यूक्लियस नंबर। प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर मालूम होगा तो न्यूक्लियस नंबर बता सकते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे लाइटर पार्टिकल कौन होता है? लाइटर में हल्की, इलेक्ट्रॉन।
इनके कंपैरिजन में हैवियर पार्टिकल कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये दोनों हैवियर पार्टिकल एटम के किस जगह रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। इसका मतलब एटम का सारा मास कहां रहता है? ऑर्बिट में या न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस में। एटम का होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। सेंटर मीन्स न्यूक्लियस। लगभग कितना परसेंट मास रहता है केंद्र में? मोर देन 99.94%। लगभग समझो 100 के बराबर ही ये मान है। इसका मतलब सारा मास रहता है कहां बच्चों? न्यूक्लियस में। चलिए, फुल्ली क्लियर हो गया। चलिए, आज के क्लास में मजा आया। चलिए, आप लोग अच्छा से स्टडी करेंगे, इसको अच्छा डेली बाय डेली कॉपी में ड्राइंग करेंगे, नोट से इसको कॉपी करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक के लिए आपको टेक केयर एंड बाय।